Hello students, today topic is verbs. Today topic is verbs. Before going to start the verbs, मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ about the sentences. As you know, sentences have four kinds. Sentences have four kinds. हम जो वाक्य बनाते हैं वो चार प्रकार से बनाते हैं. पहला क्या है? Assertive, second negative, third इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, हम जो वाक्य बनाते हैं वो चार तरह से बनाते हैं. ठीक है, लेकिन आज जो नया टॉपिक है हमारा सेंटेंसेस वी हैव डन ऑलरेडी. सेंटेंसेस क्या होते हैं? वाक्य में क्या होता है? वाक्य में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है एंड अदर वन इज प्रेडिकेट. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में हम जिसके बारे में भी बात करते हैं उसे बोलते हैं सब्जेक्ट. ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. क्लियर? जैसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट. सबसे पहले जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि सेंटेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स आप किसके बारे में बात कर रहे हो? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में. एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है कि आप उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में जो भी बात कर रहे हो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सेंटेंस बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट. ओके, एवरी सेंटेंस कंसिस्ट में होता है शामिल करना. एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. जितने भी सेंटेंसेस हम बनाते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट, द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट. जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम कोई बात कर रहे होते हैं. सेकंड पार्ट, व्हाट वी स्पीक अबाउट दैट पर्सन और थिंग. हम उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में क्या बात कर रहे हैं. द मेन पर्पज टू स्पीक अ सेंटेंस कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तभी हम किसी से बात करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट अशोक. यहाँ पे मैं अशोक के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, अशोक इज एन इंटेलिजेंट बॉय. इन दिस सेंटेंस अगर आप पहला देखो, वी स्पीक अबाउट अशोक. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक. सो अशोक इज subject and we say about him is that he is an intelligent boy. और हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि जो अशोक है वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है. so that is called predicate. the name of the person or thing we speak about is called subject. what we say about the subject is called predicate. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरस्टैंड करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप सेंटेंसेस बनाते हो तो हाउ यू विल यूज़ अ वर्ब, क्योंकि जो वर्ब है इट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सो वर्ब को समझने से पहले आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से और डीपली समझ लेना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. The animal elephant. Here I am talking about the elephant. Elephant के बारे में मैंने क्या बात की? Is the largest land animal. वो धरती पे सबसे बड़ा जानवर है. Sentences are made of two parts, a subject and a predicate. Clear? The subject is generally a noun or pronoun. The predicate describe the action. इट इंक्लूड्स द वर्ब. अब देखो, जब हम प्रेडिकेट लेते हैं यानी कि उसका सेकेंड पार्ट लेते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें वर्ब कन्फर्म होती है, एक वर्ब एंड द सेकेंड रिलेटेड वर्ड्स, जो चीज़ जो उसके बारे में हमें बता रही होती है. डिफाइन द एक्शन कंप्लीटली.
प्रेडिकेट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं और प्रेडिकेट नहीं लेते तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। अगर हम प्रेडिकेट लेते हैं और सब्जेक्ट नहीं लेते तो भी सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो बोथ ऑफ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ सब्जेक्ट इज अ मेन पर्सन, ऑब्जेक्ट और प्लेस। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? मेन पर्सन, या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और या प्लेस। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। वो पार्ट, वो हिस्सा जो हमें बताता है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, डिस्क्राइब करता है उसके बारे में कि ये कैसा है, क्या करता है। द सब्जेक्ट इज अ प्रेडिकेट। वो क्या होता है? प्रेडिकेट का सब्जेक्ट होता है। मतलब जो सारी बातें की गई हैं प्रेडिकेट, वो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रेडिकेट ऑलवेज हैज अ वर्ब। प्रेडिकेट में यानी कि एक सेंटेंस में क्या होती है? हमेशा एक वर्ब होती है। दैट्स क्लियर। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टू पार्ट्स ऑफ अ वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं और इनका जानना बहुत जरूरी होता है। यस, टुडे मेन टॉपिक इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब? हमें नॉर्मली पता होता है कि वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है जिसे हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया। नॉर्मली हम इसी तरह लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको डीपली स्टडी करो तो इसके अंदर बहुत कुछ है। नॉट ओनली वर्ब डिस्क्राइब द subject, it has a lot of parts. A verb is a word which says something about subject. The boys play football. ठीक है, the boys play football. A verb is a word which says something about the subject. अभी मैंने आपको subject बताया था कि subject क्या होता है, मेन पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, that is called subject. Kinds of verbs. Kinds of verbs कितने टाइप्स की होती हैं? Verbs can be of different types based on their functions and their structure. Based on their functions and the structure. Verbs two types के होते हैं, transitive और intransitive verbs. A verb which require an object after it to complete its sense called transitive verb. Transitive verb means है कि जब एक सेंटेंस को वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। द मैन किल्ड अ स्नेक। आदमी ने किसको मारा? सांप को मारा। अगर मैं ऐसे बोलूं अ मैन किल्ड, तो हमारे मन में एक डाउट होता है कि उसने किसको मारा, ठीक है। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या मांगती है? ऑब्जेक्ट, अ स्नेक, अपने वर्ड, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? A verb which does not require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. Intransitive verb क्या होती है? जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है, मतलब सेंटेंस के बाद हमें, वर्ब के बाद हमें कुछ नहीं लगाना, हम उससे ही समझ जाते हैं उसकी सेंस कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे द मैन डाइड, द सन शाइन्स। हमें यहाँ पे क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है सेंस को कंप्लीट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। Some transitive verb take two objects after them, one of which is a thing and the other some person. She gave him a rupees. He taught us English. A direct object is usually, अब क्या है कि ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। और जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के जो दो पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजली नेम ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का नेम, जैसे रुपीज, इंग्लिश। क्लियर? एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज यूजली द नेम ऑफ सम पर्सन, हिम, हर, अस। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ऑब्जेक्ट के भी टू पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट क्या होता है? नेम ऑफ सम पर्सन, हिम, हर, अस, ठीक है। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द डायरेक्ट।
अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट से पहले आता है. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द डायरेक्ट. ही टॉट अस इंग्लिश. he taught us English. The indirect object usually comes before the direct. He taught us English. Us, he, him, her, ये वर्ड्स है इनडायरेक्ट. ये आ गया फर्स्ट इनडायरेक्ट. और बाकी नेमिंग ये आया लास्ट में. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर. वर्ब्स. वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. आगे क्या है, वर्ब्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब. आपको इस चीज़ का कंफर्म होना चाहिए कि वर्ब्स क्या होती है, टू टाइप्स की होती हैं. ठीक है. वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब. अब फिनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए. क्योंकि आपके सेंटेंसेस में जब आपको वर्ब्स चेंज करने के लिए कहा जाएगा तो यू नीड टू नो कि आप कौन सी वर्ब को चेंज करना है और कौन सी वर्ब को चेंज नहीं करना है. सो मैं इस टॉपिक में आज यही चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि वर्ब का आपको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए. कि आखिर वर्ब सिर्फ ये नहीं पता होनी चाहिए ईडी लग गया तो वो वर्ब है. आपको ये नहीं पता कि वर्ब के साथ आईएनजी भी लग सकता है. और कई बार ऐसा होता है कि वर्ब चेंज ही नहीं करनी पड़ती. जैसे पुट, पुट, पुट. कम, केम, कम. सो इट्स नॉट ईजी. अगर आप इसे अच्छे से समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा कि जो वर्ब है वो टू टाइप्स है. ठीक है. फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब. शी वेट्स फॉर हिम एट द बस स्टॉप. यू वेटेड फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. अ वर्ब which changes its form depending on the number and person of the subject. A verb which changes its form depending on the number and person of the subject and tense of the verb is called finite verb. फिनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं. अगर आप देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हम बहुत सारों की बात कर रहे हैं तो वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगता है. तो दैट इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब, जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है. और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फिनाइट वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है. आई वॉन्ट हिम टू पेंट द पिक्चर. I want him to paint the picture. She wants him to paint the picture. Paint the picture. A verb which does not change its form depending on the number and person of the subject and the tense of the verb is called a non-finite verb. नॉन फिनाइट वर्ब होती है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. आई है, शी है. यहाँ पे मैंने सिंगुलर की बात की तो वॉन्ट्स आ गया, आई के साथ वॉन्ट. ठीक है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म. पर इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. ना ही एस और एस का यूज होता है इसमें. सिंपल टू पेंट, टू पेंट. ठीक है. दैट इज कॉल्ड नॉन फिनाइट वर्ब. अब हमने वर्ब्स को टू पार्ट में डिवाइड किया. कौन से, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब. फिनाइट वर्ब क्या होती है, फिनाइट वर्ब वो होती है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है. और नॉन फिनाइट वर्ब वो होती है जिसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. पहले हमने किया टाइप्स ऑफ वर्ब्स, फिर हमने किया डिवाइडेड इन टू पार्ट. अब हम क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन फंक्शंस. ठीक है. वर्ब कितने टाइप्स का हमने प्रॉपरली किया. अब क्या है, वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं और मेन वर्ब कौन सी होती है. नॉर्मली देखो तो मेन वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, उन्हें बोलते हैं मेन वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल, जिसे मॉडल भी कहते हैं और मोडाल भी कहते हैं. ठीक है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है हेल्पिंग वर्ब. इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, डिड, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. और modal verbs like can, could, may, might, will, would, shall, should, they are always used with main verbs. पर इनको हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है. ठीक है.
अब मेन वर्ब क्या है? मेन verbs based on their structure are the primary verb in a sentence that show the actual action performed by subject. मेन वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जाता है, जो परफॉर्म किया जाता है, उसे डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ये भी टू टाइप्स की होती है आगे जो मेन वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती है? जिनके साथ ईडी लगता है, ठीक है, बाय एडिंग डी और ईडी, उन्हें बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनमें हमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना होता, डी और ईडी का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे शेयर, शेयर्ड, शाउट, शाउटिंग, इन्हें बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं इनको? रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? यूजिंग डिफरेंट बी वर्ड्स आर हैव कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स, जिनका मतलब जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होते हैं, जैसे डू, डिड, डन, गो, वेंट, गोन, इसे बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। क्लियर? मेन वर्ब बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अगर हम मेन वर्ब को उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वो दो टाइप की होती है, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर मीन्स जब वर्ब के साथ ईडी और डी का यूज होता है, और जब वर्ब के साथ ईडी और डी का यूज नहीं होता, ठीक है, उनके क्या होते हैं? वर्ड्स चेंज होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। Modal auxiliary. Helping verb always used with the main verbs. A verbs that are used before the main verb to show different tense form and the person. अब जो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं उसका क्या रोल होता है? उसका क्या रोल होता है? दैट आर यूज, एक तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज की जाती है टू शो द डिफरेंट टेंस, क्योंकि हम जो टेंस यूज कर रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब तीनों की चेंज होती है। तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर प्रॉपर हमें शो करते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहे हो, पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो। So verbs like can, could, may, might, will, would, shall, should, try, they are always used with main verbs. Or helping verb are verbs that are used before the main verbs to show different tense forms and the person and number of the subject. Present auxiliary be, have or do. Present tense am, is, are, has, have, does, do. Past tense was, were, had, did. Clear? That is called helping verbs. As you know, practice make a man perfect. If you will do practice, you will get complete marks. अगर आप practice नहीं करोगे तो as you know, तो आज मैं आपको आपका पेपर शो करूँगी, प्रैक्टिस पेपर जो मेरे पास है कि कैसे एग्ज़ाम में आएगा। फर्स्ट फ्रेम क्या होगा? 50 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें से पहला होगा फ्रेम द क्वेश्चन एज डायरेक्टेड। आपको क्वेश्चन बनाना है सिंपल सेंटेंसेस का, लेकिन जैसे आपको बोला जाएगा। ठीक है, शी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर्स विदाउट क्वेश्चन वर्ड, बिना किसी क्वेश्चन वर्ड यूज किए हुए आपने इसे बनाना है। शी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, शुड शी रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी कि इसको आपने क्वेश्चन का फ्रेम देना है। एंड सेकेंड, यूज गिवन वर्ब्स एंड मेक सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। आपको वर्ब्स दी जाएंगी, अभी मैंने आपको समझाया था प्रॉपर वे में वर्ब्स, और उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। जैसे गो, पास्ट इंडेफिनिट, गो, वेंट, गोन। थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शंस। यहाँ पे आपको क्या करना है? कंजक्शन यूज करना है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल डैश एंड बट। ठीक है, कंजक्शन आपको यूज करना है कि यहाँ इसमें क्या यूज होगा। फोर्थ वन इज फिल करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। आपको एक रीडिंग पैसेज दिया जाएगा जिसे आपने प्रॉपर वे में पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू देम गिव देम आंसर। एंड 6, राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मैंने आपको सिनोनिम्स पहले ही सेंड कर दिए थे, प्लीज रेगुलर रिवाइज इट। Write the 7 one is write the antonyms of the following words, and the 8 you will have to write. If you will see 8 question तो 8 marks, आपके दोनों लास्ट के क्वेश्चंस 8 और 9 जो होंगे 8 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यू आर प्रीति प्रेम, परचेस मैनेजर ऑफ
Limca bookstore, write a letter Asian publisher to require about the Polytechnic books catalog. Also ask for terms and condition to book order. ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेशंस और लेटर्स और रिपोर्ट राइटिंग मिनट्स जो मैंने आपको पहले समझाया था, इस पैटर्न में आपका पेपर आएगा. प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम. ऑल द बेस्ट. बाय.